हाय एवरीवन। देखो, आप सभी का मुझे एक बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था कि सर जो अपना नीट यूजी 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो लास्ट के जो है 15 दिन के आसपास टाइम बचे हुआ है। तो इन 15 दिनों के अंदर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें नए टॉपिक जो कि हमने अभी तक ओपन भी नहीं किए, उसको देखा भी नहीं है, क्या उसको रीड करके उसके लेक्चर डेली करना चाहिए, या क्या फिर हमें वन शॉट वीडियोस देखना चाहिए, या फिर क्या हम जो है यहाँ पर मॉक टेस्ट अभी ना देकर लास्ट में 4-5 दिन ही देंगे तो क्या हमारा स्कोर इंक्रीज हो जाएगा? एक्चुअल में हमें जो है लास्ट 15 दिन के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो देखो, आपके जितने भी मन में डाउट है, आपका जो भी डर है ना, या फिर लास्ट 15 दिन के अंदर किस तरह से स्टडी किया जाता है, क्या आपको करना चाहिए, तो आपके हर एक जवाब का, हर एक डिप्रेशन टेंशन का सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैक्सिमम 10 से लेकर 15 मिनट तक आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि देखो, मैंने जितना भी मैं सोच सकता हूँ प्रैक्टिकली क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, तो पूरा का पूरा मैंने एक नोटबुक के ऊपर लिखा था, उसको एक पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट किया है और वो पूरा मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे 10-15 मिनट वेस्ट जाएंगे, तो ये पीडीएफ सीधा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, तो वहां से आप इसे ओपन करके 2 मिनट के अंदर रीड करके पूरा इसको समझ के इसको एज इट इज फॉलो कर सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, जो मैंने लिखा है वो आपके समझ में नहीं आएगा, तो देन आप 10 मिनट का टाइम निकाल कर इस वीडियो को देखिएगा। आपका हर एक डाउट, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा कि लास्ट के जो 15 दिन होते हैं उसके अंदर आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरह से आपको रीड करना चाहिए, क्या आपको एनसीईआरटी ही करना है, क्या आपको एमसीक्यू अभी से प्रैक्टिस करना है या नहीं करना है, या फिर आप मॉक टेस्ट कितने दे सकते हो। देखो, सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें तो आप यहाँ पर इजीली जो पॉइंट है, जो कि हमने हेडलाइंस डाला है, उसे रीड कर सकते हो। टिप्स टू मैक्सिमम योर स्कोर इन लास्ट 15 डेज इन नीट यूजी 2025 का जो एग्जाम होने वाला है ना, उसके अंदर देखो यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से लिखोगे तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही हमने मेंशन किया है कि स्टिक टू एनसीईआरटी फॉर बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो अपना बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, साथ ही साथ जो अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला है ना, तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा 100% एनसीईआरटी के ऊपर ही डिफेंड होना है। बाकी आपको कोई भी क्लासेस की नोट्स नहीं देखनी है, चाहे आपको कोई मतलब जैसे कि ऑनलाइन कोचिंग से नोट्स मिल रहा है या फिर कोई फ्रेंड्स दे रहा है ना, वो आपको नहीं रीड करना है। आपको जो एनसीईआरटी का बुक है ना बायोलॉजी का, 11th-12th के लिए, बॉटनी जूलॉजी के लिए, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होता है ना, 100% उसे ही फॉलो करना है, क्योंकि मोस्ट नीट क्वेश्चन जो है ना, मैक्सिमम नीट के क्वेश्चन जो है ना डायरेक्टली आते हैं, एनसीईआरटी बेस होते हैं। मतलब एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन उठाया जाएगा और आपको नीट यूजी 2025 या फिर जो भी लास्ट ईयर, उससे पहले 1-2 साल पहले या फिर 2-4 साल पहले जो एग्जाम होते थे ना, उसके अंदर सीधा का सीधा बायोलॉजी का एनसीईआरटी से प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, उनका एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन उठाकर आपको एग्जाम के अंदर दिया जाता था। या फिर इस साल जो है ऐसा ही सेम होगा, बायोलॉजी का प्लस जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ना, इनका सीधा क्वेश्चन जो भी लाइन मेंशन है ना एनसीईआरटी के अंदर, तो वो सीधी की सीधी उठाकर आपको एग्जाम के अंदर एज अ क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया जाएगा। आपको क्या करना है, बस जो भी बायोलॉजी का एनसीईआरटी है, 12th एंड 11th का बॉटनी जूलॉजी का प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी का बुक है ना, उसको अगेन एंड अगेन रीड करना है, उसको बार बार रीड करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आप अगेन एंड अगेन रीड करोगे तो आपको ये रिमेंबर करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान बन जाएगा। और आपकी जो डायग्राम्स है ना, उसको आपको डायग्राम के थ्रू स्टडी करना है। जैसे कि आप जूलॉजी के अंदर जाओगे, बॉटनी के अंदर जाओगे ना, तो एक डायग्राम बनाएगा, डायग्राम के थ्रू अगर आप थ्योरी को समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अगर हम बात करें तो हमारा सेकंड पॉइंट यही रहेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको अभी कि लास्ट 15 दिन के अंदर आप वन शॉट करिएगा, मेन टॉपिक जो कि आपने अभी तक नहीं देखे थे उनको आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन मेरा पर्सनली सजेशन आपको यही रहेगा कि डोंट स्टार्ट एनी न्यू चैप्टर। मतलब अभी तक साल भर में आपने जितने टॉपिक पढ़े ना, उनको ही बार बार रिवीजन करिएगा। आप कोई नया टॉपिक, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई चैप्टर है जिसको कि आपने अभी तक ओपन भी नहीं किया है, फिर कोई पॉइंट है कि जिसको आपने अभी तक कुछ भी उसका लेक्चर नहीं देखा, उसको रीड भी नहीं किया ना, तो उस टॉपिक को अभी मत पढ़िएगा। जो लास्ट के आपके 15 दिन होते हैं ना, आपको रिवीजन करना है, बहुत सारे एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है और बहुत सारी मॉक टेस्ट देना है। मतलब 15 दिन बचे होंगे तो 15 दिन के अंदर मिनिमम 15 टेस्ट देने आपको, ऑल सिलेबस के बेसिस के ऊपर। अगर आपके नियर बाय जो आपने रीड किया है, जो आपको आइडेंटिफाई होता है, वैसा क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन हमने रीड किया हुआ नहीं है, हमने कभी इसको देखा भी नहीं था, तो आप उसको सीधा इग्नोर कर सकते हो। तो आपको सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है कि आपको कोई भी नया चैप्टर जो है स्टार्ट नहीं करना है। अभी नया चैप्टर क्यों स्टार्ट नहीं करना है? क्योंकि अगर आप न्यू चैप्टर लर्न करोगे ना, तो ये आपका कंफ्यूज करेगा और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, इसको ये डिक्रीज करेगा, यानी कि कम करेगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने अभी तक 20 टॉपिक पढ़ के रखे थे, उसके क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से बन रहे थे और आपका 200 के आसपास नीट एग्जाम के अंदर
मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा था। लेकिन जैसे ही आप कोई नया टॉपिक लोगे, उसका एक वन शॉट वीडियो देखोगे और उसके जैसे आप डीपीपी सॉल्व करने के लिए जाओगे ना, तो आपको वन शॉट से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा और फिर आपको यही लगेगा कि मुझे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मतलब अगर यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए तो फिर मेरा स्कोर 200 भी नहीं आएगा और मुझे जो एक बीएचएमएस या फिर अदर कोई डिग्री मिल रहा था बीपीटीएच वाला, तो वो भी नहीं मिला जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, नया टॉपिक अभी आप पढ़ोगे उसका डीपीपी सॉल्व करोगे तो डिक्रीज हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, अपने जितना ऑलरेडी रीड करके रखा है ना, वही आपको बार बार करना है। और वही लाइन मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है कि इट्स बेटर टू रिवाइज व्हाट यू ऑलरेडी नो वेल। मतलब आपको पहले से जो पता है, जहां पर कि आप 100% श्योरिटी हो कि मुझे अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा और मुझे 4 मार्क्स यहाँ से मिल ही जाएंगे, तो उसी टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए सेकंड पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। नया टॉपिक क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसको अगर आप वन शॉट में देखोगे देन आप उसके डीपीपी सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना डिक्रीज हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे इस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे, और यहाँ से अगर क्वेश्चन ज़्यादा आ गए तो देन मुझे नीट के अंदर स्कोर भी नहीं आ जाएगा। मतलब आपका जो 200 आ रहा था ना, तो वो भी आपका फाइनल एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। इसलिए आपको अभी नया कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, खुद का जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है, जो भी टेंशन है ना, उसको डिक्रीज करना है। इसलिए आपको क्या करना है कि जो पुराने चैप्टर आपने ऑलरेडी एकदम बढ़िया से करके रखे ना, उनको बार बार रिवाइज करिएगा। उनके अंदर से जो क्वेश्चन आ जाएगा उसको परफेक्ट सॉल्व करिएगा, और जितना 200, 250 या फिर जो भी 400 आ रहा है ना, उसको मेंटेन करते चलिएगा। अगर मेंटेन करोगे और एक आधा बाउंस क्वेश्चन जो आपने चैप्टर रीड किए थे वहां से अगर ज्यादा क्वेश्चन डाल दिए उन्होंने, तो देन आपका स्कोर भी थोड़ा बहुत वहां से इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो नया टॉपिक है वहां पर रीड करोगे, उसका डीपीपी आपको नहीं बनेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसलिए आपको कोई भी नया टॉपिक अभी तो रीड नहीं करना है। देन उसके बाद देखो, यहाँ पर थर्ड पॉइंट हमारा यही रहेगा कि आपको प्रैक्टिस करनी है डेली मॉक टेस्ट। कुछ भी हो जाए, आपको एक दिन के अंदर आपको एक मॉक टेस्ट देनी है। देखो यहाँ पर टेक अ 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एवरी डे टू इंप्रूव योर स्पीड एंड स्टेमिना। मतलब आपको क्यों देनी है, क्योंकि आपको मतलब देखो जो 3 आवर्स का टाइम दिया ना, उसके अंदर 180 के 180 क्वेश्चन रीड करने की एक प्रैक्टिस करनी है। इसलिए आपको क्या करना है, आज से या फिर कल से आपको स्टार्ट करना है और हर दिन एक मॉक टेस्ट आपको फुल लेंथ सिलेबस देनी ही देनी है। चाहे देखो अभी क्या करोगे आप, 180 क्वेश्चन आ जाएंगे, इनमें से अगर आपका 50 क्वेश्चन भी करेक्ट आ रहा है ना, तो 50 सॉल्व करिएगा, बाकी क्वेश्चन जस्ट रीड करिएगा, उसके जो ऑप्शन है उसको रीड करिएगा और उसको लीव कर दीजिएगा, उसको मार्क मत करिएगा। क्योंकि अगर आप नेगेटिव में जाओगे तो आपको आदत पड़ जाएगी और लास्ट में भी आप नेगेटिव मतलब तुक्का मार के आ जाओगे, फिर आपका जितना स्कोर आ रहा था वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, 180 क्वेश्चन है, उसमें से अगर आपका 30-40 भी क्वेश्चन करेक्ट आ रहा है ना, तो उतना ही करेक्ट सॉल्व करिएगा, बाकी क्वेश्चन को आप रीड करिएगा। आपको एक हैबिट बनाने की, मेरा 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रीड करके होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है और आपको जितने क्वेश्चन करेक्ट आते हैं ना उतनों को ही यहाँ पर राइट करना है। बाकी अगर आपको किसी के अंदर कुछ डाउट आ रहा है 1% भी, तो आपको उसको सॉल्व नहीं करना है। तो आपका एक स्पीड और स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। चाहे आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो ना कंप्लीट हो, आपको कोई घेना देना नहीं है उससे। आपको जस्ट एक दिन के अंदर फुल लेंथ सिलेबस वाला एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। आपके चाहे 20 टॉपिक कंप्लीट हो, 30 टॉपिक कंप्लीट हो, आपको जितना भी सिलेबस है ना वो पूरा का पूरा आपको देना ही देना है। उसके ऊपर एक टेस्ट आपको देना ही देना है। इट ऑल्सो हेल्प्स यू गेट यूज टू द रियल एग्जाम पैटर्न। और आपको ये रियल एग्जाम पैटर्न होता है ना, उसके लिए इसकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी और आपको एक हैबिट भी बन जाएगी कि 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप एक प्रैक्टिस करते हो, एक 180 क्वेश्चन आप रीड करते हो ना, तो आपको एक हैबिट बन जाएगी। और जब एग्जाम के अंदर जाओगे ना, तो आपका ब्रेन जो है ना सडनली काम करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि लास्ट 15 दिन से मैं यही काम करते आ रहा हूँ कि 2 बज रहे तो 5 बजे तक मैं 180 क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, उसका आंसर जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका ब्रेन जो एग्जाम के अंदर थोड़ा एक्टिवेट रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर और एक पॉइंट मेंशन किया है, जैसे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। मतलब आपको क्या करना है, फोकस करना है किसके ऊपर, आपकी स्पीड के ऊपर एंड एक्यूरेसी के ऊपर। अभी मैंने आपको जो ऊपर एक्सप्लेन किया ना वही पॉइंट है। जैसे कि आपको क्या करना है, अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। मतलब आपको जो 3 घंटा दे रहे हैं ना, इसके अंदर आपका 180 क्वेश्चन रीड करके होना चाहिए। क्वेश्चन प्लस उसके जो ऑप्शन इन्होंने मेंशन किया ना, वो भी आपको रीड करके कंप्लीट होना ही चाहिए। साथ ही साथ जैसे मैंने मेंशन किया था कि अगर आपको 180 क्वेश्चन दे रहा है लेकिन आपको 50 क्वेश्चन ही करेक्ट आ रहे, तो आपको 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। बाकी जो क्वेश्चन आपको
1% भी डाउट दे रहा है ना, वो क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करना है, उसको सीधा इग्नोर करना है। अगर आप मान लीजिए कि आपका 50 क्वेश्चन आपको सही आ रहा था, आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, लेकिन 180 जो बाकी क्वेश्चन जो बचे थे ना 180 में से, उनको अगर आप मतलब ऐसे ही टिक करके आ जाओगे और उसमें से अगर 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके, या फिर बहुत सारे, या फिर सभी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा कम भी हो सकता है। इसलिए आपको नेगेटिव में नहीं जाना है। जिस क्वेश्चन को लेकर आपको 1% भी डाउट है उसको आपको सॉल्व नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपका एकदम 100% श्योरिटी के इसका अंदर उसका आंसर जो है वही है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो उन्होंने भी वही बात मेंशन किया है कि नीट एग्जाम जो है ना इज नॉट ओनली अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन बट सॉल्विंग देम फास्ट एंड करेक्टली। मतलब नीट एग्जाम जो है ना जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होता है। नीट एग्जाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एकदम फास्ट सॉल्व करना है और करेक्टली सॉल्व करना है। और आपके हिसाब से आपको पता है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाता है, लेकिन बायोलॉजी अगर आप जल्दी सॉल्व करोगे तो आपको फिजिक्स को थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन आ जाएंगे, थोड़े कैलकुलेशन टाइप हो जाएंगे ना, उसको आपको कैलकुलेट करने के लिए टाइम दिया जाएगा। फिर जो रिएक्शन रहेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है ना, वो सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। इसलिए नीट एग्जाम जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जाम नहीं है, वहां पर आपको फास्ट एंड करेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन विथ टाइम टू इंप्रूव बोथ। आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ना, मतलब जैसे कि आपको डेली एक मॉक टेस्ट देने के लिए मैंने बोल दिया था ना, तो आपको 2 से लेकर 5 PM के बीच में देना है। और आपको याद रखना है कि इन 3 घंटों के अंदर हमारा 180 क्वेश्चन रीड करके उसको सॉल्व करके होना चाहिए। चाहे उसका आंसर गलत आए सही आए कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई क्वेश्चन के अंदर आपको 1% भी अगर डाउट आ रहा है तो आपको उसको सॉल्व नहीं करना है, उसको आंसर नहीं देना है, आपको उसको सीधा एग्जिट कर देना है। और जो क्वेश्चन 100% सही है ना उसको आपको यहाँ पर आंसर करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो इन्होंने जो भी नीट एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग रखा है ना, तो उसका मेन रीजन इनका यही है कि कौन सा बच्चा का जो है एक्यूरेसी कम है। अगर एक्यूरेसी कम होगा तो आप बाद में जब कॉलेज के अंदर जाओगे तो आप ट्रीटमेंट भी उतना एक्यूरेटी के साथ नहीं कर पाओगे। इसलिए इन्होंने यहाँ पर जो है ना नेगेटिव मार्किंग रखी हुई आपको नजर आ जाएगी। देखो नेक्स्ट हमारा पॉइंट यही रहेगा कि रिवाइज यूर मिस्टेक रेगुलरली। मतलब आप क्या मिस्टेक करते हो इसको आपको हर दिन हर टॉपिक के ऊपर चेक करना है। चेक यूर एरर इन मॉक टेस्ट एंड रीड दिस टॉपिक। मतलब मान लीजिए कि आपका कोई चैप्टर आपने अभी तक बहुत ज़्यादा रीड करके रखा था, लेकिन उसी चैप्टर के अंदर कोई एक टॉपिक था, वहां पर आप अगर बहुत ज़्यादा एरर कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो ना, तो आपको उस टॉपिक को बार बार रीड करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो गलती आपसे बार बार हो रही है ना, उस मिस्टेक को या फिर उस गलती को आपको यहाँ पर सुधारना है। उस गलती को वहां पर नहीं करना है, उसको आपको स्टॉप करके रखना है, तभी आपका स्कोर थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन याद रहे जो आपकी एरर हो रही है या फिर मिस्टेक हो रही है ना, जो चैप्टर आपने या फिर जो टॉपिक आपने रीड करके रखे अभी तक, उसके अंदर जो मिस्टेक हो रही है ना, उसको आपको सुधारना है। नया टॉपिक रीड करोगे, जो नहीं आता है उसके अंदर की मिस्टेक नहीं सुधारना है। आपने अभी तक जितने टॉपिक मतलब रट्टा मार के रखे या फिर रीड करके रखे है ना, तो उसके अंदर कोई टॉपिक है वहां पर अगर आपकी बार बार गलती हो रही है या फिर क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, तो वहां पर आप उसके मिस्टेक जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट कर लोगे। नए टॉपिक आप अभी नहीं रीड करोगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखो उसके बाद इन्होंने उसके बाद एक पॉइंट हमने मेंशन किया है कि कीप अ फिक्स रूटीन अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। देखो आपको क्या करना है, फॉलो करना है रेगुलरी शेड्यूल एवरी डे। मतलब एक दिन का शेड्यूल आपको बनाना है, उसको आपको फॉलो करना है। मतलब जैसे कि आज आपने बनाया कि नहीं, आज मैं फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है ना बायोलॉजी की दे दूंगा, तो आपको आज बायोलॉजी का देना ही देना है। आपने अगर मेंशन किया है कि कल मैं केमिस्ट्री की दूंगा, तो आपको केमिस्ट्री की देनी ही देनी है। और ऐसा मान लीजिए कि 3 दिन आपने एक एक सब्जेक्ट का दे दिया, और जो 4th डे होता है ना, वहां पर अगर आपने मेंशन किया कि नहीं मैं आपकी तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर एक मॉक टेस्ट देने वाला हूँ फुल सिलेबस वाला, तो आपको उसको फॉलो ही करना है। और जो अपना रिवीजन टाइम होता है उसी टाइम के अंदर वो प्रोसेस आपको करना है। आपको एक दिन का टाइम टेबल बनाना है, ज़्यादा बड़ा मत बनाएगा, 15 दिन का, एक दिन का एक टाइम टेबल बनाकर उसे आप एग्जिट फॉलो करोगे। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है जो भी मोबाइल फोन्स होते हैं, सोशल मीडिया होता है ना, या फिर जो भी चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है स्टडी के लिए, उस सभी चीज़ों को आपको थोड़ा सा दूर रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही रहेगा कि आपको क्या करना है, एक शॉर्ट ब्रेक लेना है। जब भी आप स्टडी करोगे ना, बर्नआउट होने के लिए आपको एक शॉर्ट ब्रेक लेना है। जैसे कि देखो अगर कोई बच्चा है 2 घंटा स्टडी कर रहा है ना, तो आपको उसके बीच में एक 15 से लेकर 20 मिनट का एक ब्रेक लेना चाहिए। क्योंकि जब आप बैक टू बैक 5 to 6 घंटा स्टडी करोगे ना, तो आपका ब्रेन थोड़ा सा मतलब वो प्रेशर में आ जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, एक 10-15 या फिर 20 मिनट का ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने से आपको क्या हो जाएगा, इट हेल्प्स यूर ब्रेन रिलैक्स एंड इंप्रूव मेमोरी पावर। मतलब मान लीजिए कि आप 2 घंटा स्टडी करेंगे, उसके बाद अगर आप 10-15 मिनट का ब्रेक लोगे ना, तो आपका ब्रेन जो है थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, और वहां से आपकी जो मेमोरी पावर है ना, थोड़ी सी यहाँ पर इंप्रूव होती हुई आपको नजर आ जाएगी। इसलिए जैसे भी आप 2 घंटा स्टडी करते हो या फिर 2 घंटे के लिए आप रिविजन कर रहे हो, तो उसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लेकर थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह कर सकते हो। उसके बाद देन आप नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका 10 मिनट के बाद में 2 आवर्स के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो। देखो फॉलोइंग दिस स्मार्ट टिप्स विल
हेल्प यू मेक मोस्ट ऑफ योर लास्ट 15 डे स्टडी प्लान फॉर नीट यूजी 2025 के लिए। तो जो भी मेरे दिमाग में जो भी एक प्लान था जो कि मैं आपको सजेस्ट कर सकता था, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर सजेस्ट की है। आप इसमें से जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसे फॉलो कर सकते हो। लेकिन आप इतना करोगे ना, तो अगर आपका स्कोर मान लीजिए कि अभी 200 आ रहा है ना, तो यहाँ से उन्हीं टॉपिक के अंदर अगर आप गलती कर रहे हो तो आपकी गलती नहीं होगी। आप यहाँ से 350 से लेकर 400 तक इजीली जा सकते हो। उस बात का आपको ध्यान रखना है। बस आपको याद रखना है कि आपको क्या करना है, कोई भी नया टॉपिक नहीं रीड करना है। जो आपने अभी तक चैप्टर कंप्लीट किए हैं उनको आपको बार बार रीड करना है। साथ ही साथ जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर दिन एक मॉक टेस्ट देना ही देना है, और आपको 3 घंटे के अंदर 180 क्वेश्चन को रीड करना है, उनको सॉल्व करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें से अगर आपके 100 भी करेक्ट आ रहे हैं ना, तो आपको 100 ही करेक्ट करके आना है। बाकी 1% भी अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट आ रहा है तो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है। देखो ये चीजें हैं जो कि आपको लास्ट 15 दिन के अंदर करनी थी, मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी आपको नेक्स्ट अगर कुछ गाइडेंस की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएगा, हम आपको उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको लास्ट 15 दिन के अंदर कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपका जो स्कोर अभी आ रहा है उससे भी कम ना आ जाए। देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर हम आपको एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, फीस कितनी होती है, कट ऑफ क्या जाएगा, कॉलेज के अंदर क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या होती है, कौन सी डिग्री बेस्ट होती है, पूरी जानकारी जरूर शेयर करेंगे।